ये आपके ऊपर कंसंट्रेट। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिकर्स द लर्निंग ऐप पर। आज मैं आरुचि सागर आपके सामने जेट 2014 का पेपर बायोलॉजी का लेकर आई हूँ, जिसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं इस बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। किस किस तरीके का कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसके आंसर्स कैसे हैं, उसका इलेबरेशन कैसे किया जाएगा, वो देखना है आज अपन को। तो आज अपन पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे दिख ही रहा है आपको कि ईस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन होता है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन ईच सेल इज असूत्री विभाजन और माइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस, अंतःसूत्री विभाजन एंडोमाइटोसिस। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जब ईस्ट की कोशिका की जब भी बात करी जाती है तो ईस्ट की कोशिका जो है उसमें हमेशा देखो समसूत्री विभाजन नहीं पॉसिबल नहीं है, अर्धसूत्री भी नहीं है, अंतःसूत्री विभाजन भी पॉसिबल नहीं होगा। केवल जो ईस्ट कोशिका जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट कोशिका बहुत ज्यादा रैपिडली क्या करती है, प्रोसेस करवाने का काम करती है, किसका, यहाँ पर विभाजन का। ठीक है, और जब डिवीजन क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी होती है किसी भी कोशिका में, तो वहां पर जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो होता है असूत्री विभाजन। और जब भी असूत्री विभाजन की हम बात करते हैं तो देखिए ईस्ट कोशिका किस तरीके से काम करेगी। ईस्ट कोशिका जो काम करती है, सपोज करें कि ये कोई ईस्ट कोशिका है और ईस्ट कोशिका में यहाँ पर उसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये ईस्ट कोशिका क्या करवाती है, प्रोसेस करवाएगी थोड़ा सा बडिंग प्रोसेस। और जब बडिंग प्रोसेस करवाएगी तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे जब सेल इलांगिनेट होगी, बड़ी होगी, तो किसका फॉर्मेशन, असूत्री मुकुलन द्वारा। और ये मुकुलन प्रोसेस जो होता है कौन सी विभाजन के अंतर्गत आता है, असूत्री विभाजन के अंतर्गत। इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही जाएगा, माइटोसिस या असूत्री विभाजन। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ है तर्कु तंतुओं का निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, और जब हम साइटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है आपसे, तो तर्कु तंतु निर्माण, यहाँ पर सेल डिवीजन की बात करी जा रही है। और सेल डिवीजन की जब बात करी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेल जो है एम फेज में आकर 4 प्रावस्थाओं में बढ़ जाती है, और इन 4 प्रावस्थाओं के लिए जहां हम बात करते हैं उसका नाम क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बोल रहा है वो कि तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है इन विच स्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम बात कर देते हैं किसी भी प्रोफेज की स्टेज, प्रोफेज स्टेज में, तो प्रोफेज स्टेज में सबसे पहले तो न्यूक्लियस दिखाई देगा, जो क्रोमोसोम्स है वो इलामिनेट यानी कि लंबे पतले धागे के समान दिखाई देते हैं, केंद्रिका दिखाई देते हैं, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। साथ ही साथ तारकाई की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका की। तो जब भी ये बात आती है तो कोशिका यहाँ पर प्रोफेज के, ये है आपके पास में पूर्व, यानी कि ये आपके पास में अवस्था है अर्ली प्रोफेज की। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लेट प्रोफेज की, यानी कि पश्चिम प्रोफेज अवस्था के लिए, तो लेट प्रोफेज में जब हम बात करेंगे तो इस चीज को आप देखेंगे, और इस चीज में आप क्या देखेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे कि जो आपके पास में जो क्रोमोसोम थे वो किसमें आ चुके हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में बिखर चुके हैं, और ये कैसे हो जाते हैं, छोटे मोटे, जल त्याग देंगे, छोटे मोटे हो जाएंगे। सेल जो ऑर्गेनल है मतलब कोशिकांग जो है वो कैसे हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको केंद्रिका भी कैसी दिखाई देगी, लुप्त होती जाएगी, केंद्रक क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और गुणसूत्र किसमें, कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। साथ ही साथ तारक काय जो है वो धीरे धीरे कहां पर, ध्रुवों पर पहुंच चुके होंगे, और ध्रुवों पे पहुंचने के साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स का यानी कि तर्कु तंतुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर चुके होते हैं। ये तर्कु तंतुओं की जहां बात करती जाती है, ये तर्कु तंतुओं की बात करेंगे तो यहाँ पर ही आकर इन्हीं के माध्यम से ये गुणसूत्र जो होंगे ये एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर की तारकाई जो है यहाँ पर आकर ये गुणसूत्र क्या होंगे, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज होकर कौन सी स्टेज, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करेंगे। तो तर्क
बताई जा रहा है इन द एंड ऑफ प्रोफेज स्टेज। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है काइस्मेटा। अब काइस्मेटा की जहां बात करी जाती है तो आप सबको ये बात ध्यान रखना है, ये अगेन साइटोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में। ठीक है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और ये सेल बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर काइस्मेटा के लिए जब वो बोल रहा है तो काइस्मेटा आपको ये याद होना चाहिए कि काइस्मेटा आपको अर्धसूत्री विभाजन में दिखाई देता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन की बात कर दी जाती है तो उसमें भी आपको अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में आपको क्या दिखाई देता है, काइस्मेटा दिखाई देता है। अब काइस्मेटा आपको कौन सी स्टेज में दिखाई देता है, तो आपको ये बात ध्यान देना है कि अर्धसूत्री विभाजन, और ये अर्धसूत्री विभाजन भी कौन सा, प्रथम वाला। ठीक है, इस प्रथम में भी आपके पास कौन सी स्टेज है, प्रोफेज, और प्रोफेज भी कौन सी वाली, फर्स्ट। ठीक है, और इस प्रोफेज को भी आप उप प्रावस्थाओं में क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। कितनी उप प्रावस्थाओं में, 5 उप प्रावस्थाओं में। कौन कौन सी, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इस प्रोसेस को आप अगर लर्न नहीं होता तो आप ये याद कर सकते हो, लाजो पानी दे दे। ठीक है, क्या, लाजो, है ना, पानी, ला जो, पा, पा से पी से पकाइटिन, पा, नी, दे और दे, डिप्लोटिन एंड डाइगोटिन। ठीक है, ये प्रोसेस आपको यह ध्यान रखना है। अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि लैक्टोटिन अवस्था, इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं उन पर क्रोमोमियर्स मोतियों के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कह रहे थे। जाइगोटिन अवस्था में समजात जोड़ों का निर्माण हो रहा है। पिकाइटिन अवस्था में आपके पास सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया यानी कि क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जब जीन विनिमय की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी होती है तो लास्ट वाली जो कंडीशन आती है, यानी कि इस तरीके की जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में आपके पास में ये वाली जो कंडीशन आती है, यहाँ पर आप देखो दोनों जब भुजाएं एक दूसरे से मिलती है तो यहाँ पर एक्स का निर्माण दिख रहा है। ठीक है, और इसी एक्स के निर्माण की कौन सी प्रावस्था होती है, ये होती है डिप्लोटिन अवस्था में। तो आंसर नंबर आपके पास जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, डिप्लोटिन प्रावस्था जो होती है जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, काइस्मेटा, और इसी एक्स अवस्था को आप, इसी एक्स को आप क्या कहते हैं, काइस्मेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में केंद्रक, 4th नंबर का क्वेश्चन। और 4th नंबर के क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कोशिका को आपने फॉर्म कर दिया, इस कोशिका के लिए जहां हम बात कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होने वाला समस्त द्रव, कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होने वाला समस्त सारा की सारा जितना भी द्रव है जिसमें कोशिकांग उपस्थित है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, और इसके साथ आप कोशिकांगों को भी जब सम्मिलित कर लोगे तो इसको आप कौन सा द्रव कहते हो, इसमें आपके पास जो द्रव होता है वो होता है कोशिका द्रव। ठीक, परंतु जब आप किसी केंद्रक की बात करते हैं प्लस इस कोशिका में उपस्थित होने वाला जो द्रव होता है उसको भी जब ऐड कर देते हैं, मतलब जो ये कोशिकांग जो है इनको भी जब ऐड कर दिया जाता है तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये वाला जो द्रव वाला पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। अब ध्यान से सुनिए, बात क्या कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका जो द्रव्य है, यानी कि ये केंद्रक जो है और ये कोशिका द्रव्य है जो आपस में किसके माध्यम से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि केंद्रक में
हैं, जिनके माध्यम से यह कोशिका द्रव्य से क्या होता है, जुड़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपके क्या मिल रहे हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं, ठीक है, ये केंद्रक छिद्र जो है ये आपस में किसके साथ में, कोशिका द्रव्य के साथ जब जुड़ते हैं, इनके माध्यम से किसी भी कोशिका द्रव्य के बीच में संपर्क होता है, तो ये किसके माध्यम से होता है, केंद्रक में उपस्थित या केंद्रक पर उपस्थित होने वाले केंद्रक छिद्रों के माध्यम से। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं, गुणसूत्रों के द्वारा नहीं, न्यूक्लियोलस के द्वारा यानी कि केंद्रिका के द्वारा नहीं, नाभिकीय छिद्रों के द्वारा आप कोशिका द्रव्य के साथ संपर्क में रहते हैं इस कोशिका में, ठीक है। तो जो आपके पास में 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर आता है, 4th ऑप्शन है न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, कि राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम जिन्हें आप किसके बारे में, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कह रहे हैं, तो राइबोसोम का फॉर्मेशन जो होता है, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डीएनए एंड प्रोटीन के। डीएनए के बनते हैं क्या राइबोसोम, नहीं सर, ठीक है, आरएनए तथा प्रोटीन के, आरएनए और प्रोटीन है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है, डीएनए तथा आरएनए प्रोटीन के नहीं, ठीक है, ये नहीं, आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन के नहीं, तो आपके पास आंसर जाता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के फॉर्म होते हैं कौन, राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, निम्न में से, अब आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास में पूरा की पूरा कहां से, मेंडलिज्म से दिया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, आप जिसको आप बात कर सकते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन बात करिए इन्होंने, कि निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण जिसको आप क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हो, और जब भी टेस्ट क्रॉस की बात कर दी जाती है, ठीक है, जब भी टेस्ट क्रॉस की बात करी जाती है, तो यहाँ पर आप क्या बात करते हैं कि F2 फीलियम, F2 से आपने एक तो किसका, F2 पीढ़ी से निकलने वाला जो हाइब्रिड है, ठीक है, ये जो हाइब्रिड है, एक क्या है आपके पास में, डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है, दूसरा आपको रेसेसिव कैरेक्टर मतलब अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण वाले जीन को शो कर रहा है। इसका क्रॉस यानी कि इनका संकर किस्म का क्रॉस जो है आपके पास अप्रभावी वाले जीन के साथ जब करवा दिया जाता है, अप्रभावी जीन के साथ जब आप करवा देंगे, तो इस प्रकार के जो क्रॉस को आप कौन सा क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड भी, ये वाला भी नहीं, सेकंड नंबर का ऑप्शन देखिए कि टी स्मॉल टी संकर है और अप्रभावी जीन मतलब स्मॉल टी है, ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके पास में क्या होता है, ये सही होता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए, कि अनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है। रिकॉम्बिनेंट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर इज डन इन द प्रोसेस ऑफ अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, निषेचन, असूत्री। ध्यान से सुनिए, अनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन यानी कि माता पिता के जीनों का आदान व प्रदान कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जीन विनिमय की क्रिया कहते हैं। और जीन विनिमय की क्रिया किसमें आपको दिखती है, मियोसिस में दिखती है, और मियोसिस में भी आप कहाँ देखते हो, मियोसिस फर्स्ट में देखते हो, और मियोसिस फर्स्ट में भी कहाँ देखते हैं, पिकाइटिन अवस्था में जो जीन विनिमय की क्रिया या क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द्विसंकर क्रॉस की F2 संतति में समलक्षणी के प्रकार होंगे। F2 पीढ़ी में समलक्षणी बोल रहा है वो, जिनमें लक्षण जो होते हैं वो कैसे दिख रहे हैं, दिखाई सही सेम दे रहे हैं, इट मींस वो बात किसकी कर रहा है, फिनोटाइप की बात कर रहा है, ठीक है, ये फिनोटाइप की बात कर रहा है साहब। ये टाइप ऑफ फिनोटाइप इन द F2 progeny of the dihybrid cross will be, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ सेम सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चयनित पारगम्यता किस क्रिया से संबंधित है। चयनित पारगम्यता, सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज रिलेटेड विद द व्हिच प्रोसेस, डिफ्यूजन,
जिसे आप विसरण कहते हैं, परासरण जिसे आप ऑस्मोसिस कहते हैं, अंतःशोषण जिसे आप इम्बिशन कह रहे हैं, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखिए। चयनित पारगम्यता, अब चयनित पारगम्यता की जहां बात कर दी जाती है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के लिए, और सेल बायोलॉजी में जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तब वहां पर आप किसके बारे में बात करते हो कि कोशिका की झिल्ली होती है, और इस कोशिका की झिल्ली के माध्यम से ही वह किन्हीं पदार्थों को तो क्या करती है, आने देती है, और किन्हीं पदार्थों को नहीं आने देती है। इट मीन्स वो क्या कर रही है, उन पदार्थों में से अपने लिए पदार्थों का सिलेक्शन कर रही है, और जब सिलेक्शन की बात आती है तो उसे क्या कहते हैं, चयनित पारगम्यता कहते हैं। और चयनित पारगम्यता कब पॉसिबल होती है, विसरण नहीं। विसरण में तो क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और क्या होता है, अणुओं का गमन होता है। परासरण, परासरण के माध्यम से कुछ ही अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा किन्हीं दो सॉल्यूशंस को, किन्हीं दो विलयनों को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। और जब अर्ध पारगम्य झिल्ली में से कोई भी एक सॉल्यूशन में से किन्हीं पदार्थों का आवागमन संपन्न होता है तो वह कौन सा कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। अंतः शोषण यानी कि जितना भी वाटर कंडीशन है उस वाटर कंडीशन को क्या कर लेना, सोख लेने की क्रिया, जिसकी वजह से लकड़ी दरवाजे क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। सांद्रण कंसंट्रेशन लेवल, किसी भी जल यानी कि जो जल है, जो कि जिसे आप सार्वत्रिक विलायक के फॉर्म में कहते हैं, जो ये जल जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, इसमें आप अगर शक्कर को मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो एक गाढ़ी चाशनी के फॉर्म में हो जाता है। और यही शक्कर की क्या कह रही है यहाँ पर, कंसंट्रेशन, क्योंकि एक लेवल तक तो आपने क्या बोला कि शक्कर उसमें डिसॉल्व हो रही थी, परंतु दूसरे लेवल तक जब आप आए तो कंसंट्रेशन ऑफ जो शुगर था, जो शक्कर का लेवल था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, और वाटर का कंसंट्रेशन या वाटर की जो सांद्रता है वो क्या हो गई है, कम हो गई। तो इसे क्या कहते हो आप, सांद्रता। तो चयनित पारगम्यता किससे संबंधित आपको दिखाई दे रही है, परासरण से दिखाई दे रही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या हो रही है, ये शो हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है मूल रोगों द्वारा, मूल रोगों द्वारा अवशोषित जल पौधों के शिखर तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। मूल रोम के द्वारा क्या किया जा रहा है, वाटर को क्या किया जा रहा है, सक किया जा रहा है। और जब वाटर जब सक किया जा रहा है तो ऊपर की तरफ यानी कि प्लांट की जो सरफेस है, यानी कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो रही है, जल्दी हो रही है ना, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो वाटर जो है बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों के माध्यम से क्या होता जा रहा है, हटता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसके मूल रोगों के द्वारा जल का अवशोषण जो शिखर तक किसके द्वारा ज्यादा होगा, तो अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी तो क्या होगा, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इधर डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाता है, ट्रांसपिरेशन फुल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 11th नंबर का, पादप द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है ना, प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है आपके पास में। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ठोस के रूप में, सॉलिड फॉर्म में किसी भी प्लांट से क्या नहीं कर सकते हैं आप, किसी भी मिनरल का, किसी भी आयन का अवशोषण नहीं कर सकते, गैस के रूप में नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, आयन के रूप में ही क्या किया जाता है, प्लांट से जो कंसंट्रेशन या किसी भी चीज को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है आपके पास में, आयन फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपके पास 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है, जड़ों के द्वारा, है ना, रूट के बारे में वो बात कर रहा है आपसे, और रूट के बारे में भी वो आपसे क्या पूछ रहा है कि जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ से हो रहा है। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी भी फाइबर्स को, है ना, आप ऑप्शन देख रहे हैं, हम अपन देखेंगे कि किसी भी फाइबर को अगर हम बहुत ज्यादा बिखरा देते हैं तो उसमें वाटर का अब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, जबकि अगर हम सिंगल के लिए हम बात करें तो वो शायद पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन आपको कहाँ दिखाई देती है, रूट पे दिखाई देती है। क्यों, रूट पर आपको रूट हेयर्स पे दिखाई देते हैं, मूल जो रोम होते हैं, मूल
इनके जो रोम होते हैं वो आपको क्या होते हैं, ज्यादा दिखाई देते हैं। और ज्यादा रोमों की वजह से क्या होता है, उसका ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन द्वारा, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, कि जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है दीर्घीकरण प्रदेश से। दीर्घीकरण प्रदेश मतलब इलॉन्गेशन जोन जो होता है रूट का, वो वाले प्रदेश, उस वाले भाग से नहीं, परिपक्वन मैचुरेशन प्रोसेस के मैचुरेशन वाले पार्ट से नहीं, कोशिका विभाजन सेल यानी कि सेल डिवीजन पार्ट से नहीं, यहाँ पर मूल रोग क्षेत्र उपस्थित या क्षेत्र उपस्थित होगा, वहां से क्या होगा बच्चों, जड़ों द्वारा जल जल का क्या होगा, अधिकतम अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का। और 13 नंबर अगेन आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, एक कॉमन प्लांट्स के लिए हम बात कर देते हैं, तो कॉमन प्लांट्स में स्टोमेटा 80% कब ओपन होते हैं, दिन के टाइम होते हैं। और वो यही बात कह रहा है कि पौधों में रंध्रीय उत्सर्जन होता है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट हैपन केवल दिन में, केवल रात्रि में, दिन व रात दोनों में, रात्रि में नहीं। तो रात्रि में तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जहां आती है तो उसके लिए हीटिंग प्रोसेस होनी चाहिए। और हीटिंग के लिए आपको ये बात पता है कि दिन में ही सन आता है, और जब दिन में सन आता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करेगा, तो वैसे वैसे कंडीशन क्या होती है, और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा होगी। तो ये सॉरी, तो इसका जो आंसर होगा वो केवल और केवल क्या आएगा, फर्स्ट, केवल और केवल दिन। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से रोका जा सकता है। प्लांट फिजियोलॉजी हार्मोनल इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन बेस आया ये कि पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से रोका जा सकता है। नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, इथाइल नहीं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस जो कि क्या करता है, पत्तियों की विलगन को या उनके झड़ने को क्या करता है, प्रोसेस को स्लो कर देता है या कम करने का काम करेगा। ठीक है, पारिस्थितिकी में इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन इकोलॉजी की से पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। आप जब इकोलॉजी की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी के लिए आप जब हम बात करेंगे तो इस अर्थ पर आपके पास में दो तरीके के फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो कौन से, बायोटिक फैक्टर मिल रहे हैं, जिन्हें आप क्या कह रहे हो, जैविक फैक्टर कह रहे हो। दूसरा आपके पास में आ रहा है अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, और ये अबायोटिक फैक्टर जिसे अजैविक फैक्टर के नाम से भी जान रहे हो या अजैविक कारक के नाम से भी जान रहे हो, इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप और साथ ही साथ इनके साथ में वातावरण का इनके ऊपर प्रभाव की जहां बात कर दी जाती है, वो सारा की सारा जब स्टडी किया जाता है, ध्यान से सुनिए, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के साथ में जब इन दोनों का, बायोटिक एंड अबायोटिक का वो एनवायरनमेंट के साथ जब कोरिलेट किया जाता है या रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, तो इस टाइप का स्टडी क्या कहला रहा है, पारिस्थितिकी है। ठीक है, इकोलॉजी कहला रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन देखते हैं, नंबर फर्स्ट कि जंतुओं तथा अजैव पर्यावरण का अध्ययन नहीं, वायुमंडल का नहीं, जीवों तथा उनके पर्यावरण का, पौधे तथा उनके पर्यावरण का। तो पौधे तथा उनके पर्यावरण का नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास एनिमल सेल्स को भी आपने इंक्लूड करना है। तो आपके पास आंसर जाएगा थर्ड नंबर का, जीवों तथा उनके पर्यावरण का, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंटल स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन है, अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक ऊतक पाए जाते हैं। अल्प विकसित जाइलम, पहली बात तो अल्प विकसित जाइलम क्यों, यानी कि क्यों की बात जहां आती है, इट मींस हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ उनके हैबिटेट या आवास के स्तर पर। और जब हम अल्प विकसित जाइलम की बात करते हैं वह नगण्य यांत्रिक ऊतक की बात करते हैं, तो मरुद्भिद में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अल्प विकसित जाइलम, क्योंकि मरुद्भिद प्लांट है तो
पानी की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, और जब पानी की आवश्यकता ज्यादा रहेगी तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी मरुद्वीप में नहीं मिलेगी। जलोद्भिद की बात कर रहे हैं तो जलोद्भिद यहाँ है कि वाटर में ही प्लांट जो है प्रेजेंट है, और वाटर में जब प्लांट प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलती है। तो जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, अल्प विकसित हो सकता है। साथ ही साथ नगण्य यांत्रिक ऊतक, क्योंकि प्लांट जो है कहाँ पर आपके पास से जल में उपस्थित है, तो यहाँ पर पैरेन्काइमा जो ऊतक है या सेल्स जो है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो क्या करती हैं, उसमें एयर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। और यही जो आपके हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के क्या है आपके पास टाइप है या मॉडिफिकेशंस हैं, जिसमें आप क्या देखते हो कि इन पैरेन्काइमा टिश्यूज में आपके पास अगर एयर बढ़ जाती है तो एरेन्काइमा कहलाते हैं ये। ठीक है, तो एरेन्काइमा क्या करते हैं उनको कि जो बायोमेंट प्लांट्स है यानी कि जल में जो प्लांट्स हैं उनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर नगण्य यांत्रिक ऊतक यानी कि आपको यांत्रिक सहारा देने की जरूरत ही नहीं है उस प्लांट को। तो लवणोद्भिद में तो जरूरत होती है, समोद्भिद में तो यानी कि आपके पास आंसर जो जाएगा वो आएगा आपके पास सेकंड। हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनमें इस तरीके की पॉसिबिलिटीज देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, खाद्य जाल होता है। खाद्य जाल नॉर्मल सी बात है, खाद्य जाल नाम से समझ में आ रहा है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब एक साथ मिल जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो करती है फूड वेब का, खाद्य जाल का। सपोज करो तो ये ए जो है प्लांट जो है इसको बी भी खा रहा है, सी भी ले रहा है और डी भी ले रहा है। ठीक है, इस बी को कौन खा रहा है, सी खा रहा है, सी को बी ले रहा है और बी को डी ले रहा है। ठीक है, और यही सी इस डी को भी खा जाता है, यही बी इस सी को भी खा जाता है, और यही सी इस डी को भी खा जाता है। तो ये सारी की सारी जो फूड चेन थी एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, इंटरलॉक हो रही है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ रही है। और यहाँ जब जुड़ रही है तो खाद्य जाल जो है एक यानी कि एक जाल का निर्माण हो रहा है, जिसको आपने क्या बोला था, खाद्य जाल कहा था। और जितना ज्यादा, ध्यान से सुनिए, एक लाइन में बता देती हूँ आज आपको एक्स्ट्रा में कि खाद्य जाल जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इट मीन जितना ज्यादा जटिल होगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र, उतना ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। और स्टेबल इट मीन्स आपके बहुत ज्यादा स्थायी रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाद्य जाल होते हैं जुड़ी हुई आहार श्रृंखलाओं के रूप में, कई स्वतंत्र आहार श्रृंखलाओं के रूप में, बिना आहार श्रृंखलाओं के रूप में, समान आहार श्रृंखलाओं के रूप में। तो आंसर नंबर थर्ड जो है कनेक्टेड फूड चेन जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऊर्जा का मूल सोर्स, नॉर्मल सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ का जो ऊर्जा का सोर्स है वो क्या है, सन है। और सन से आप किस फॉर्म में, सोलर एनर्जी के फॉर्म में क्या कर रहे हो, लाइट ले रहे हो। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, आम का फल होता है। आम के लिए हम बात कर देते हैं, तो आम का जो फल होता है ये सरल प्रकार, देखो ये क्या है, सरस है, फ्रूट्स है, और है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते तो आम का फल क्या होता है, बहुअंडकी, बहुत सारे अंडक होते हैं, नहीं। द्विअंडक, दो अंडक दिखाई देते, नहीं। त्रिअंडक, तीन अंडक दिखाई देते, नहीं। एक ही, जैसे आप क्या कहते हैं, अंदर की तरफ जो पाई जाने वाली जो गुठली होती है, एक ही अंडक दिखाई देता है, मोनोकार्पोलरी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 20 नंबर का, भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय गन्ना संस्थान जो संस्थान है वो स्थित है, वो तो कहाँ है, लखनऊ में। पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है प्लीज ट्रांसफर हुई इंग्लिश पर, और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपके पास क्या आता है, इंडियन शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ISBI, ये कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा आपके पास क्लियर हुआ क्वेश्चन,
जबकि हिंदी में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास बताना है कि प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। जहाँ प्रजनन संस्थान की बात आती है वो आता है आपके पास में कोयम्बटूर में, परंतु जहाँ आपके पास में भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान की बात कर दी जाती है वो आ जाता है आपके पास लखनऊ में। तो दोनों में ही क्या है, अंतर है। और ये आपके पास में एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बताया हुआ है, और आप लोग थोड़ा सा प्लीज मूव ऑन करें कहाँ पर, इंग्लिश पर, तो वहां पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 21 का, और 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत अमीबा की गति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है। और अमीबा की जो सर्वमान्य सिद्धांत के लिए जहां हम बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी थ्योरी देखने के लिए मिलती है, रूलिंग मूवमेंट, चलन, है ना, वॉकिंग मूवमेंट, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जॉल सेल। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है इसकी, वो कौन सी है, सॉल जेल थ्योरी है। ठीक है, थर्ड नंबर का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22, नेमेटोडा शब्द किसने दिया। अब आपके पास नेमेटोडा शब्द जो है वो किसने दिया, एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वहां पर भी आपसे एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो ये जो नेमेटोडा जो है वो किसने दिया था, वो था गीगनबार्ग ने। ठीक है, गीगनबार्ग ने जो था ये शब्द दिया था। नेक्स्ट आपके पास जब क्वेश्चन आता है 23, केचुए में स्पर्मेथिका का उपयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा, केचुए में जब स्पर्मेथिका की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि स्पर्मेथिका है क्या, कहाँ मिलेगी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि केचुआ जो है सेगमेंटेड बॉडी होता है, जहाँ पर खंडी भवन पाए जाने की क्रिया पाई जाती है। और इस खंडी भवन में भी 6, 7, 8, 9 वाला जो सेगमेंट होता है इसका, वहां पर शुक्राणुओं को क्या किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है, और उसको क्या किया जाता है, उसके विकास में उसको सहायता प्रदान करी, यानी कि संग्रह में क्या किया जाता है, सहायता प्रदान करी जाती है। तो शुक्राणुओं के संग्रहण में इसमें क्या किया जाएगा, इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आप जब क्लास होगी या क्लास में जब लाइव क्लासेस होंगी हमारे ऐप से आप जुड़ेंगे, तो आपको पूरा की पूरा, जब आपके पास में जो केचुआ वाला जो पोर्शन है, आपको पूरा की पूरा जो एंटोमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में आएगा, या जो आप यहाँ पर केचुए के बारे में या अर्थवर्म के बारे में जब आप स्टडी करोगे तब आपको पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 24 नंबर का क्वेश्चन। और 24 क्वेश्चन में जो है वो केचुए में निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगेन अर्थवर्म से क्वेश्चन आया है आपके पास में, तो मिट्टी में नहीं, शुक्राशय में नहीं, अंडवाहिनी में नहीं, आपके पास आंसर इसका आएगा कोकून में। ठीक है, निषेचन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन या अकर इन, तो कहां पर है, कोकून में। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, कि लीवर फ्लूक परपोषी के एंजाइम से प्रभावित नहीं होता। लीवर फ्लूक आपको बहुत अच्छे से पता है, आंत में रहने वाला एक क्या है, परजीवी के फॉर्म में मिलता है। और ये जो लीवर फ्लू होता है उसके ऊपर क्या मिलती है आपके पास में, अधिचर्म के कारण एपिडर्मिस जो होती है उसकी क्या होती है, ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, लीवर फ्लू के प्राथमिक परपोषी में संक्रमण की अवस्था है। प्राथमिक परपोषी के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, लीवर फ्लू का प्राथमिक परपोषी कौन है, भेड़। और भेड़ में और सेकंड द्वितीय परपोषी कौन है, स्नेल, जिसे आप घोंघा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक और सेकेंडरी परपोषी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक में ये किसके थ्रू जाता है, यहाँ पर आपके पास में देखिए मैरास्मेटिक जो हिस्ट्रीज है इसकी वो नहीं दी हुई है, और यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ सर्केरिया। सर्केरिया लावा अवस्था जो होती है इसकी क्या होती है, प्राथमिक परपोषी यानी भेड़ में क्या होती है, संक्रमित अवस्था होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉन में, प्रॉन जिसे झींगा कहते हैं आप, जो कि प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, कि प्रॉन में बाह्य तौर पर लिंग की पहचान किस उपांग को देखकर की जा सकती है। तो
प्रॉन जो होता है, ध्यान से सुनिए, वो बहुत ज्यादा सेगमेंटेड बॉडी का बना हुआ एक जीव है ना। और इसमें जहां हम बात करते हैं, इसमें 19 खंड पाए जाते हैं। और इसके थोरैक्स वाले पार्ट में, ध्यान से सुनिएगा, इसके थोरैक्स वाले पार्ट में यानी कि वक्ष वाले पार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि चिलेट टांगे पाई जाती है। ठीक है, चिलेट यानी कि मजबूत जो टांगे होती हैं वो कहाँ होती है, द्वितीय चिलेट टांगे जो होती हैं ये पाई जाती हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी लिंग की क्या कर दी जाती है, पहचान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए 28। कॉकरोच, कॉकरोच में दृष्टि होती है, कॉकरोच में दृष्टि होती है, यानी कि वो विजन पूछ रहा है। कॉकरोच में विजन ऑफ कॉकरोच इज मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, मोज़ाइक और सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉकरोच में जो इमेज बनती है वो किस टाइप की होती है, मोज़ाइक प्रकार की होती है। सेकंड थर्ड नंबर का जो आंसर है इसका वो सही है। निम्न में से 29 नंबर के क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा प्राणी मोलास्क है। मोलास्क, मोलास्क के लिए जहां हम बात कर देते हैं तो मोलास्क इस जंतु जगत का एनिमल क्लासिफिकेशन का पोर्शन, और इस जंतु जगत का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये भाई बच्चों। तो सी स्क्वाड नहीं, नहीं, समुद्री चूहा नहीं, चूहा नहीं होता, समुद्री घोड़ा नहीं, समुद्री घोड़ा भी नहीं है, समुद्री खरगोश। सी हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर अ मोलास्क। मोलास्क की क्या जो फैक्टर्स यानी कि फीचर्स के लिए हम बात करते हैं वो क्या होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। साथ ही साथ इनमें कौन सा वर्णक, हीमोसाइनिन वर्णक होता है, जो ब्लड को सर्कुलेशन करने में या ब्लड को सर्कुलेट करने में क्या करता है, काम करता है। तो ये जो कैरेक्टर्स है वो किसमें देखने के लिए मिलते हैं आपको, समुद्री खरगोश में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण होता है जब, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण होता है जब वे भूखे होते हैं तथा भोजन की तलाश में निकलते हैं। पर्यावरणीय स्थितियां बहुत अनुकूल तथा जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो, फसलें खाने योग्य हो, अधिक संख्या में प्रवासी दल एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए ये तो कोई तुक ही नहीं बैठता, फसलें खाने योग्य हो नहीं, ठीक है, फिर भूखे होते हैं तथा भोजन की तलाश में नहीं। पर्यावरणीय स्थितियां भी तो उनके अनुकूल होनी चाहिए। अगर एक तो पता चले कि ठंडे पानी में रहने वाला व्यक्ति है या ठंडे में रहने वाला व्यक्ति है, एकदम से उसको सहारा के मरुस्थल में ले जाके डाल दोगे तो उसको तो गर्मी के मारे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरणीय परिस्थितियां उनके बहुत अनुकूल होनी चाहिए तथा वो ब्रीडिंग यानी कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उनके जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्धता भी उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है इसका जो एक फैक्टर है सेकंड नंबर का, ये इसका इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर का आंसर क्या है, सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है बीएचसी का पूरा नाम है, बीएचसी, बीएचसी यानी कि आपके पास जो है इसका पूरा नाम क्या बोल रहा है, वो बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोकार्बन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका क्या है आंसर, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। 32 नंबर का है, हीमोग्लोबिन होता है। ध्यान से सुनिए, हीमोग्लोबिन ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्लड सर्कुलेटरी पोर्शन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए जहां हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एक कैसी है, साधारण प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। तो पहली बात तो ये, ना तो ये मोनोसैकेराइड है और ना ही पॉलीसैकेराइड है और ना ही ये किसी प्रकार की साधारण प्रोटीन है। ये एक तरीके से संयुग्मित प्रोटीन है। क्यों संयुग्मित प्रोटीन है ये देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हिम तो क्या है यहाँ पर, वर्णक है। हिम क्या है, वर्णक है जो कलर प्रोवाइड करवाता है अपने ब्लड को, और ग्लोबिन जो क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। तो किस प्रकार की प्रोटीन होगी, संयुग्मित प्रोटीन है। तो आंसर इज सेकंड जो है 32 का, संयुग्मित प्रोटीन वो सही है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 33 नंबर, और 33 नंबर का जो क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से देखिए, यदि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाए,
तो उसकी ध्यान से सुनिए, अगर हमने किसी व्यक्ति को कहाँ चढ़ा देना है, पहाड़ पर चढ़ा देना है, और ये पहाड़ पे चढ़ गया 20 साल। अब देखें कि इसमें क्या है कि पहाड़ों पर जाए तो उसकी कंडीशंस दिखाई है इसमें इसके कि श्वसन, ये वसन नहीं है, श्वसन है ना, श्वसन दर बढ़ जाएगी तथा हृदय गति कम हो जाएगी। श्वसन दर तो बढ़ेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या रहेगा, आप ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो श्वसन की दर जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। परंतु हृदय गति कम होती है नहीं, हृदय गति भी क्या हो जाती है, ज्यादा होगी, क्योंकि अगर सांस लेना अगर प्रोसेस जल्दी है तो CO2 और ऑक्सीजन का भी क्या होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उनको पंप करवाना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी वो अगर इनहेलेशन, निश्वसन और बहिश्वसन की प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस को देखते हुए तो हृदय की गति कम हो जाएगी, नहीं, गलत है ना, वसन दर कम हो जाएगी तथा हृदय गति बढ़ जाएगी, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों कम हो जाएंगी, नहीं, है ना, तो ये क्या होगा, आंसर नंबर 4, दोनों ही बोथ विल बी इंक्रीज, यानी कि आपके पास अगर श्वसन दर बढ़ रही है तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, अपना आप इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर, ठीक, और यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर जाने के लिए डिमांडिंग जो ऑक्सीजन की है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो नंबर ऑफ आरबीसी भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर, चलिए एक्रोसोम 34 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो एक्रोसोम एम्ब्रियोलॉजी का रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पोर्शन है, तो एक्रोसोम आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आपके पास में क्या किसका निर्माण करना है आपने, यहाँ पर आपने जब स्पर्म का फॉर्मेशन किया तो स्पर्म का जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, एक्रोसोमल वाला जो पार्ट है, इसमें ये एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, गोल्गी काइट से होता है, ठीक है, ये थर्ड नंबर का 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, लेडिंग कोशिकाएं कहाँ से संबंधित होती है, शुक्राणुओं को पोषण देने से संबंधित होती है, तो अंडाशय में उपस्थित होंगी, नहीं, थायराइड कोशिकाओं में नहीं, अग्नाशय में नहीं, तो आंसर नंबर 3 में जाएगा, टेस्टिस में ये क्या होती है, उपस्थित, ठीक है, चलिए, RH कारक की खोज किसने की, RH कारक की जो खोज की है, RH फैक्टर जो है वो क्या है, कॉल लैड स्टीनर और वीनर नामक व्यक्ति जो है, उन दोनों ने क्या करा था, कॉर्डलेट स्टीनर और वीनर नामक व्यक्ति ने दोनों ने ही RH फैक्टर की खोज की थी, किसने की थी, रीसस मकाका नामक बंदर में की थी, तो इसका आंसर जाएगा नंबर 4, 2 एंड 3 बोथ, ठीक है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रक्त समूह में रक्ताधान संभव नहीं है, किस समूह में रक्ताधान संभव नहीं है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है, ओ सर्वग्राही, सबसे ग्रहण करने वाला कौन है, AB, ठीक है। अब जब O की बात करते हैं तो O किसको दे सकता है, इसको दे सकता है, A को भी दे देगा, B को भी दे देगा, है ना। अब क्या नहीं है कि रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है, अब ये जो A है, ये A वाला जो है आपके पास में वो किसको भी दे देगा, यहाँ से इसको भी दे देगा, B भी इसको दे देगा, परंतु क्या नहीं हो रहा कि A B से O में, O से AB से O में, ये वाली जो कंडीशन हो रही है, ये O से AB में तो पॉसिबल दिख रहा है आपको, O से B में, O से B में भी दिख रहा है, O से A में, O से A में भी दिख रहा है, पर पॉसिबिलिटी क्या नहीं नजर नहीं आ रही है आपको, AB से O वाली जो पॉसिबिलिटी है वो अपन को यहाँ शो नहीं हो रही है, तो इसका आंसर नंबर जाएगा फर्स्ट, AB टू O, ठीक है। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि धमनियों में रक्त स्कंदन के निर्माण को कहते हैं, धमनियों में जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन आर्टरीज इज कॉल्ड, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो थक्का करना जो प्रोसेस होती है वो आउटर कवरिंग पे होती है, ध्यान रखिएगा, समूहन एगुलेशन की प्रोसेस जो होगी वो ब्लड जब दूसरा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा उसके साथ होगा, स्कंदन कोगुलेशन प्रोसेस वो भी अलग प्रोसेस है, तो ये जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसिस प्रोसेस कहलाती है, जिसमें
क्या होता है, धमनियों में क्या हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 39, और 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में निषेचन होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया वही पिंडली, ठीक है, ओवेरी, ठीक है। और निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के लिए जहां बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, डिम्ब में, डिम्ब कहते हैं इसको, और इसका आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये रहा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का आंसर इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है। नर हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल हार्मोन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन माता में, ठीक है, गर्भ धारण करने के समय रिलीज होने वाला हार्मोन है, तो ये भी हार्मोन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है इंसुलिन, इंसुलिन आपकी अग्नाशय कोशिकाओं में मिश्रित जो ग्रंथि है उसके बीटा कोशिकाओं के माध्यम से स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो ये वाला आंसर भी नहीं है। इसका आंसर जाएगा क्या, टेस्टोस्टेरोन। 14 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर आता है आपके पास है सेकंड नंबर का। तो आप इसी के साथ आपके साथ में जेट 2014 का जो पेपर है वो क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहिए, शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये मैसेज पहुंचे। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उन्हें पढ़ेंगे और उनका आंसर्स जरूर देंगे, उनके रिप्लाई प्लीज जरूर करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए शिखर लर्निंग ऐप के साथ में और अपने कल को बेहतर बनाइए।